नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथियों आपका टारगेट है 120 प्लस का, तो साथियों औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन आपको वादा करता है, आपको दिलाएगा 120 प्लस मार्क्स। साथियों, यदि आप अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें और लाइव सेशंस हमारे सबसे पहले आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, एक सीरीज चल रही है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं जो कि सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह आपकी मदद करेंगे सीटेट में 120 प्लस लाने के लिए। तो उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं विशिष्ट बालक, जो बालक सामान्य से किसी न किसी तरीके से भिन्न होते हैं। चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सृजनात्मक बालक हो, चाहे मंद बुद्धि पिछड़ा बालक, वंचित बालक, शोषित बालक, किसी भी तरीके का बालक हो। यदि आपने यह वीडियो देख ली और इन सभी तमाम तरीके के बालक के प्रकार से प्रश्न बनता है तो आप सीटेट में 100% 100% करके आओगे, वादा है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या होता है? प्रतिभाशाली बालकों की एक पहचान होती है, इनके पास विशाल शब्दकोश होता है। प्रतिभाशाली बालक के पास विशाल शब्दकोश होता है और ये सामान्य अध्ययन में तीव्र होते हैं। साथ ही साथ साथियों पाठ्यक्रम में रुचि रखते हैं। जो इनका पाठ्यक्रम होता है, प्रतिभाशाली बालक अपने पाठ्यक्रम में रुचि रखते हैं। मानसिक क्रिया में प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वे मानसिक क्रिया में तीव्र होते हैं एज कंपेरिजन टू सृजनात्मक बालक, वंचित बालक, शोषित बालक, पिछड़ा बालक से। और साथियों एक अहम बात है, याद करने वाली बात है, स्टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वह 120 से अधिक होती है। 120 से अधिक बुद्धि लब्धि का जो बालक होगा वह कहलाएगा प्रतिभाशाली बालक। यह बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं और साथ ही साथ नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान होती है। ये सारे गुण यदि किसी बालक में पाए जाते हैं तो वह बालक कहलाएगा प्रतिभाशाली बालक। अब साथियों बात आती है कि मंद बुद्धि, यदि प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा सर ने बता दी है तो मंद बुद्धि बालक आखिर क्या होता है? तो रुकिए, सीख के जाइए ना। मंद बुद्धि बालक क्या होता है कि जन्म के समय लगी चोट, जन्म के समय यदि चोट लग जाए या गर्भावस्था में पर्याप्त पोषण न मिल पाने के कारण, गर्भावस्था में पर्याप्त तरीके से पोषण न मिल पाने के कारण जब कोई बालक अन्य बालकों की तुलना में या अन्य बालकों से पीछे रह जाता है वह मंद बुद्धि बालक कहलाता है। कौन कौन से बालक मंद बुद्धि बालक कहलाएंगे? या तो गर्भावस्था में पर्याप्त पोषण ना मिला हो या जन्म के समय चोट लग गई हो। तो इन सभी बालकों के लिए किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था प्रयोग की जानी चाहिए, प्रश्न यहां से सीटेट में बनेगा। किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए? तो इन बालकों को सिखाने के लिए मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं वंचित बालक कौन होते हैं। जब आपने कहोगे सर मंद बुद्धि पढ़ लिया, प्रतिभाशाली पढ़ लिया, तो आखिर वंचित और मंद बुद्धि में अंतर क्या है? तो अंतर यह रहा आपके सामने, ऐसे बालक जो किन्हीं कारणों से अपने आयु के बालकों के साथ प्राथमिक विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पाए, वे सभी बालक क्या कहलाएंगे? वंचित बालक कहलाएंगे। बोलो समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, समझ के जाओ। दो बालक हैं, एक राम है एक श्याम है, और राम की आयु 6 वर्ष है और श्याम की आयु 8 वर्ष है। और राम और श्याम एक ही कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो राम होगा, राम की आयु 8 वर्ष थी, उसको वंचित बालक बोला जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 की जो आयु है उसके साथियों की जो आयु है वह 6 वर्ष है और उसकी आयु 8 वर्ष है। समझ गए बात को? वंचित बालक क्या होता है। अब पिछड़ा बालक क्या होता है? ऐसे बालक जो शैक्षिक उपलब्धियों में पीछे रह जाएं। कैसे?
कौन शैक्षिक उपलब्धियां कैसे, जैसे कि कक्षा 1 का बालक 2 और 2 को जोड़कर 4 लिख रहा है। कक्षा 1 का बालक 2 और 2 को जोड़कर 4 लिख रहा है, वहीं दूसरा जो कक्षा 1 का बालक है वह 2 और 2 को 4 को जोड़ने में असमर्थ है, तो उसको कहलाएगा पिछड़ा बालक। मतलब कि अपने बालक जो उसके क्लास के सहपाठी थे, क्लासमेट थे, उससे किसी न किसी कारणवश वह पिछड़ गया शैक्षिक उपलब्धियों में। समझ में आया? बोलो आ गया समझ में? कमेंट बॉक्स में लिखो अब की बार सीटेट पार। अब देखो समस्यात्मक बालक क्या, तो सबसे खतरनाक बालक यही होते हैं, क्योंकि वह सब तो उन सभी को सही करने का काम एक अध्यापक का है, और समस्यात्मक बालक को भी सही करने का कार्य एक अध्यापक का ही है। वरन अंतर सिर्फ इतना है कि एनसीएफ 2005 द्वारा यह कहा गया है कि समस्यात्मक बालक को किस तरीके से सुधारना है। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? कक्षा शिक्षण चल रहा है, जैसे कि हम पठन पाठन कार्य चला रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो कक्षा में नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बालक चोरी करें, लड़ाई करें, शोर मचाएं, वह सारे के सारे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब बात आती है कि इनको आखिर सुधारा कैसे जाए। ये बात भी तो है, सुधारेंगे भी तो ना समस्यात्मक बालक को, तो किस तरीके से सुधारेंगे हम? तो समस्यात्मक बालक को हम सुधारेंगे भावात्मक रूप से, उनको भावात्मक रूप से सुधारेंगे, ना कि किसी तरीके का दंड देकर के सुधारेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दो है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो है प्रतिभाशाली, दूसरा है सृजनात्मक। कौन सा? प्रतिभाशाली, सृजनात्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, सृजनात्मक बालक कौन से होते हैं? किसी कार्य के करने के तरीके को जन्म देना ही सृजनात्मकता कहलाती है, पहली बात। अब कहोगे सर सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? ये कौन सी बात आई? सृजनात्मक बालक कौन से होते होंगे? तो भाई एक बात सुनो, एक ऐसा बालक हो जो अपनी समस्याओं को कई तरीके से हल निकाल रहा हो। एक ऐसा बालक हो जो अपनी समस्याओं को कई तरीके से हल निकाल रहा हो, या उस समस्या के हल को जन्म देने, एक नए तरीके से जन्म दे रहा हो उसके हल को, तो क्या कहलाएगा? वह सृजनात्मक बालक कहलाएगा। और सृजनात्मक बालक जो होते हैं, इस तरीके के बालक में अपसारी चिंतन वाले बालक कहलाते हैं। कौन से बालक कहलाते हैं? सृजनात्मक बालक जो होते हैं वह अपसारी चिंतन वाले बालक कहलाते हैं। साथ ही साथ साथियों, सृजनात्मक का संबंध बुद्धि लब्धि से बिल्कुल नहीं होता। किससे नहीं होता है? सृजनात्मक बालक का जो है वह बुद्धि लब्धि से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब बात आती है सृजनात्मक बालक के कुछ सिद्धांत हैं, उनको सीख लेते हैं। क्या क्या सिद्धांत हैं? सृजनात्मक बालक के 3 सिद्धांत हैं, सहचरवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो सहचरवाद का आखिर क्या सिद्धांत है? पहली बात आती है, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? बालक क्या करता है? 2 विचारों में समानता को खोज करके सृजनात्मक बालक बन जाता है। कोई 2 विचार हैं, कोई 2 थ्योरी दी किसी ने, उन 2 विचारों में समानता को प्रकट करते एक बालक सृजनात्मक बालक बन जाए, उसको हम बोलेंगे सहचरवाद का सिद्धांत वाला बालक। ठीक, अब बोलेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सृजनात्मकता का गुण बालक में स्वयं आता है। बालक अंतर्दृष्टि, स्वयं की अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के कारण किसी समस्या का हल विभिन्न तरीकों से निकालने, उसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। वहीं अस्तित्ववाद का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के द्वारा बालक अपने शब्दों के द्वारा हल निकालकर सृजनात्मक बालक बनता है। अस्तित्ववाद, जब बालक अपनी भाषा द्वारा, अपने शब्दों में, अपने शब्दों के द्वारा किसी की समस्या का हल निकालता है, तो वह अस्तित्ववाद का सिद्धांत कहलाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सृजनात्मकता की पहचान किस तरीके से की जाती है। तो सृजनात्मकता की पहचान करने के कई चरण हैं, कई परीक्षण हैं, जैसे कि चित्र परीक्षण।
व्रत परीक्षण, 3 डिब्बों द्वारा परीक्षण, हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण। अब जैसे कि हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण एक उदाहरण के तौर पे छोटा सा बताता हूं कि हरमन रोशा का स्याही धब्बा जो परीक्षण है, उन्होंने क्या किया, डिब्बे लिए, कलर रंग लिए और धब्बे लगा दिए थे। उससे क्या हुआ, रंग फैला दिया और बालकों से कहा इसको देखो। तो बालकों ने भिन्न भिन्न तरीके की आकृतियां बनाई, उससे बालक की सृजनात्मकता की पहचान हरमन रोशा मनोवैज्ञानिक जी ने की थी। स्याही धब्बा परीक्षण उसी को बोला जाता है। तो साथियों, आज आपने क्या सीखा है, विशिष्ट बालक के बारे में, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, वंचित, शोषित, पिछड़ा, सभी तरीके के बालक के बारे में सीख लिया। 5 नंबर आज आप यहां से लेके जा रहे हैं। और साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ ही साथ लाइक वाला जो बटन है उसको प्रेस करके जाइए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।